Hey guys, welcome to GH Study Spot. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव जिसके ज़रिया हम लोग हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट तरीके से उनके एग्ज़ाम में मदद फ्राहम कर रहे हैं। ना कि सिर्फ हम लोग उन्हें डिफरेंट एस्पेक्ट से एग्ज़ाम के डिफरेंट एस्पेक्ट से स्ट्रैटेजीज़ एंड सजेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि चैप्टर वाइज सिलेबस के थीम को एनालिसिस करते हुए मार्क्स पैटर्न एंड उस चैप्टर से काउंसिल ने अब तक कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोलते हैं, उसके बेसिस पर इन तमाम चीज़ों को एनालिसिस करते हुए आपके एग्ज़ाम 2025 में कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने के चांसेस है उसे डिस्कस भी कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियोस के ज़रिया हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशंस के कई सारे वीडियोस के ज़रिया आपको चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजीज़, मार्क्स पैटर्न को हैक करने का क्या तरीका होगा आपका एग्ज़ाम में उसे, और किस तरीके से आप इतने कम से कम टाइम पीरियड में पढ़कर अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो, इन तमाम चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। अगर आप उन तमाम वीडियोस को देखकर अपने प्रिपरेशंस को एक करना चाहते हो तो आप लोग इस चैनल के आइकन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट या वीडियोस के लिस्ट में जाकर उन तमाम वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, नेचर ऑफ कॉलोनियल डोमिनेंस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्पायर्स, ये आपका चैप्टर 3 है। अगर इस चैप्टर के मार्क्स पैटर्न की बात करें तो इस चैप्टर से तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि एमसीक्यू 1 मार्क्स कर 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एसएक्यू 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस एंड एलएक्यू 8 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये था इसका मार्क्स पैटर्न। अब आइए हम लोग इसके सिलेबस के थ्रू से पूरे चैप्टर के क्रक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि इस चैप्टर का नेम द नेचर ऑफ कॉलोनियल डोमिनेंस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्पायर्स। नेचर ऑफ कॉलोनियल डोमिनेंस क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, जिसकी वजह कर वहाँ पे चीज़ें बल्क में प्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी। तो चीज़ें बल्क में प्रोड्यूस होने की वजह कर वहाँ के कई सारे डिफरेंट कंट्रीज़ दरअसल अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के डिफरेंट कमज़ोर ममालिक के ऊपर, कंट्रीज़ के ऊपर जाकर वहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर दिया था। ठीक उसी तरीके से उन लोगों ने अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रेड करने के लिए गए थे, लेकिन जल्द ही इनका यह मकसद यानी ट्रेड करने का मकसद टेरिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वो लोग गए तो थे तिजारत करने के गर्ज से, लेकिन वहाँ की चीज़ें उन्हें भाने लग जाती हैं और इन वजह से इसी वजह कर वो वहाँ के पावर को, वहाँ के पॉलिटिकल पावर को अपनाना या पॉलिटिकल कब्जा, वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन या हालात को कब्जा करने की कोशिश करते हैं और इसी तरीके से वो अपने आप के पावर या अपने आप के डोमिनेशन को इस्टेब्लिश वहाँ कर देते हैं। इसी पस मंज़र में, इसी पर्सपेक्टिव में हम लोग इन 2 कंट्रीज़ के बारे पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉलोनियल पावर, खासकर हम लोग यहाँ पे ब्रिटिश के बारे बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर था वो दूसरे कंट्रीज़, हम लोग इस चैप्टर में 2 कंट्रीज़ के बारे स्पेसिफाई करेंगे। पहला इंडिया और दूसरा चाइना है कि इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर किस तरीके से इस यूरोपीय पावर ने अपने आप को डोमिनेट किया था। इंडिया में आने के बाद बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर को फाउट करने के बाद इन लोगों ने मुकम्मल तरीके से हिंदुस्तान के सरजमीन पर ख़ुद को डोमिनेट कर दिया था, जब इसीलिए इसे हम लोग फॉर्मल एम्पायर के नाम से जानते हैं। यानी हिंदुस्तान में आने के बाद हिंदुस्तान के राजाओं के साथ, नवाबों के साथ जंग लड़ने के बाद हिंदुस्तान में मुकम्मल तरीके से खुद को डोमिनेट कर दिए थे। इसीलिए और डोमिनेट करने के बाद अपने राज को, अपने शासन को ये लोग आगे बढ़ाते जा रहे थे, इसीलिए इन्हें हम लोग फॉर्मल डोमिनेशन कहते हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर चाइना की बात करें तो चाइना में ये लोग दरअसल खुद को फॉर्मली तौर से डोमिनेट नहीं किए थे। यानी चाइना में इन लोगों ने अपने आप को फॉर्मली तौर से अनाउंसमेंट नहीं किया था और ना ही इन लोगों ने वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में लिया था, बल्कि ये लोग दरअसल वहाँ के आवाम और वहाँ के
रिसोर्सेस का बिना इस्टेब्लिशमेंट किए हुए एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। इसीलिए हम लोग इंडिया में फॉर्मल एंड चीन में यानी चाइना में इनफॉर्मल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो कि केस स्टडी नंबर 1 में इंडिया एज अ कॉलोनाइज्ड स्टेट, यानी इंडिया जिसको कॉलोनाइज किया गया था उस सूरत हाल में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। तो पहला नंबर 1 में लिखा गया है कि हाउ द पॉलिटिकल हेजिमोनी वॉज स्टैब्लिश्ड, किस तरीके से इंडिया में ब्रिटिश ने अपने पॉलिटिकल हेजिमोनी को स्टैब्लिश किया था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बैटल ऑफ पलासी जो कि 23 जून 1757 में लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेज के जानिब से लॉर्ड क्लाइव कमांडर थे और यहां से सिराजुद्दौला थे, और दूसरा जंग जो कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था। इन दोनों जंग को लड़ने के बाद हिंदुस्तान के आधा से ज़्यादा, या यूं कह सकते हैं हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट्स या लगभग जो मेजर स्टेट थे, अंग्रेज़ों ने इन्हें अपने कंट्रोल में लेकर दीवानी यानी राइट टू कलेक्ट द टैक्स को हासिल करने के बाद अपने आप को फॉर्मली तौर से स्टैब्लिश कर दिया था। पॉइंट नंबर 2, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, यानी जब इन लोगों ने हिंदुस्तान पे अपना कब्जा जमा लिया था तो धीरे धीरे करके अब ये लोग हिंदुस्तान पे कब्जा जमाने के बाद अब यहाँ के हालात, यहाँ के सियासी पसमंजर को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो को अपने कंट्रोल में लाने के लिए लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस एंड आर्मी का भी सहारा लिया था। तो पॉइंट नंबर 2 में इसके बारे डिटेल में डिस्कस किया गया है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, द इकोनॉमी ऑफ द कॉलोनियल स्टेट, रेवेन्यू कलेक्शन, ट्रेड पैटर्न, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस तरीके से इन लोगों ने अब जब ये लोग खुद को स्टैब्लिश कर चुके थे इंडिया के मेजर स्टेट में और इसके साथ साथ अपने आप को स्ट्रेंथन भी कर चुके थे लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस एंड आर्मी के जरिए से, तो धीरे धीरे अब ये लोग इंडिया के इकोनॉमी पे भी अपना कमांड, अपना कब्जा जमाना चाहते थे। इसीलिए उस दौर में भारत का जो इकोनॉमी था, जो इकोनॉमी का बोल सकते हैं हम लोग बैकबोन हुआ करता था, वो था एग्रीकल्चरल सिस्टम, यानी जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था। जो लोग एग्रीकल्चरल लैंड से रेवेन्यू को कलेक्ट किया करते थे, वही एक मेजर और वाहिद सोर्स था उस दौर में इकोनॉमिक को स्ट्रेंथन करने का। बरतानवी हुकूमत ने यानी ब्रिटिशर्स ने इन रेवेन्यू कलेक्शंस के राइट को अपने हाथ में लिया और इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रीज थी, तमाम इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सनतों की तबाही किया, ताकि ये लोग अपने सनतों को यानी अपने इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन कर सके। नंबर 4, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, लेट एंड सेलेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहां पर आप लोग जानते हो कि 1857 में लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहली मर्तबा रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था। रेलवेज को इंट्रोड्यूस करने के पीछे इनके अपने निजी कई सारे मकासद थे, जैसे अगर ऐसा कियोस का सिचुएशन यानी अगर जंग का सिचुएशन, लड़ाई का माहौल बनता है, तो इस सूरत हाल में ये लोग आर्मी को वहां से यहां इंपोर्ट कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आसानी के साथ यहां से रिसोर्सेस को अपने कंट्री में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। नंबर 3, वहां पर बनाए गए साजो सामान प्रोडक्ट को इंडिया में लाकर बेच पाएंगे। इसके लिए इन्होंने इंडिया में रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था। नंबर 5, इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन ऑफ द एम्पायर, मिल, मैकाउले एंड यूटिलिटेरियंस। मतलब ये जो एम्पायर, जो ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था, बहुत सारे ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल लोगों ने इसे जस्टिफाई किया था कि ये होना सही है। इसी के बारे यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ये था इंडिया के पर्सपेक्टिव से तमाम बातें। अब अगर हम लोग चाइना के बारे डिस्कस करें, यानी केस स्टडी 2 जो कि चाइना है, तो चाइना में आप लोग देख पा रहे हो, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि चाइना में इन लोगों ने फॉर्मली तौर से अपने आप को स्टैब्लिश नहीं किया था, बल्कि ये लोग इनफॉर्मली तरीके से यहाँ के वसाइल, यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के आवाम का पूरे तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे विदाउट एनी फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट। तो इस तरीके से दिस वाज ऑल अबाउट केस स्टडी 1, दैट वाज इंडिया, दैट वाज रिगार्डिंग द इंडिया। जैसा कि हम लोगों ने अब इंडिया के बारे अच्छी तरीके से समझ लिया, अब हम लोग का केस स्टडी 2 आता है, जो कि हमारा सिलेबस का पार्ट 2 है। इस सिलेबस के पार्ट 2 में हम लोग जानते हैं कि मेंशन किया गया है चाइना को। अब चाइना के बारे हमने आपको अभी अभी बताया कि इंडिया एक ऐसा कंट्री था जिसको कॉलोनाइज किया गया था, वो भी फॉर्मली तरीके से, यानी इन लोगों ने खुद के सियासी कंट्रोल को इंडिया में डोमिनेट किया था, पॉलिटिकली तौर से
इंडिया के कंट्रोल को डोमिनेट कर लिया था और अनाउंस कर दिया था। लोगों को इस बात का अच्छे तरीके से इल्म हो चुका था कि बरतानवी हुकूमत यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे खुद को डोमिनेट कर चुकी है। लेकिन चाइना के केस की बात करें तो चाइना के केस में कुछ दूसरा पर्सपेक्टिव हम लोग को नजर आता है। यहाँ पर दरअसल इस ब्रिटिश पावर ने खुद को फॉर्मली तौर से डोमिनेट नहीं किया था, बल्कि इनफॉर्मली तरीके से इन लोगों ने यहाँ के एक्सप्लॉयटेशन और यहाँ पर मौजूद तमाम वसाइल, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करें या नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, इन तमाम रिसोर्सेज का ये लोग दरअसल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे विदाउट फॉर्मली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देयर एम्पायर। तो इसलिए हम लोग इसे चाइना के बारे में इनफॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट के बारे जानते हैं। नेक्स्ट नंबर 1 में अगर बात करें, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि डोमिनेशन थ्रू द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, माइनिंग राइट्स एंड अनइक्वल ट्रीटीज, द कैंटन ट्रेड। अगर अनइक्वल ट्रीटीज की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट दरअसल चाइना के ऊपर या चाइना के अंदर दरअसल अफीम यानी कि ओपियम का ये लोग तिजारत करते थे, ओपियम का ट्रेड कर रहे थे। और इस तरीके से जो ओपियम का ट्रेड था वो चाइना में बहुत ज्यादा फ्लरिश हो चुका था, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट टैकल कर रही थी। अब जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस ओपियम के ट्रेड से काफी फायदा हो रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट दरअसल यहाँ पे ओपियम के ट्रेड को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहती थी। लेकिन जब वहां की चाइनीज गवर्नमेंट ने दरअसल वहां के आवाम को इस ओपियम यानी इस अफीम के एक नशावर चीज थी जिसमें आवाम को मुलव्विस होते हुए देखा, तो चाइना के हुकूमत ने दरअसल वहां के इस अफीम के ऊपर बैन लगा दी थी। जब चाइना ने इस तरह के इकदामात उठाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो चाइना की इस कदम को देखते हुए दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाइना के खिलाफ इकदामात उठाना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस ट्रेड से बहुत फायदा हो रहा था और चाइना ने इसे अपने नुकसान समझते हुए इस तरह के अफीम के ट्रेड पर दरअसल पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह कर दरअसल हम लोग दो वॉर के नाम से ब्रिटिश और चाइना के दरमियान दो वॉर हम लोग को देखने को मिला था। वो जो फर्स्ट वॉर था जिसे हम लोग हिस्ट्री में फर्स्ट ओपियम वॉर के नाम से जानते हैं, जो कि 1838 से लेकर 1839 के टाइम पीरियड में हुआ था। ये एक ऐसा वॉर था जिस वॉर में दरअसल चाइना को बरतानवी हुकूमत के सामने अपने आप को सुपुर्द कर देना पड़ा। चाइना मजबूरतन यहाँ पर बरतानवी हुकूमत का सामना ना कर पाई और ना कर पाने की वजह से चाइना और बरतानवी हुकूमत के दरमियान दरअसल एक ऐसा मुआहिदा हुआ जिसे हम लोग ट्रीटी ऑफ नैनकिंग के नाम से जानते हैं। यानी इस वॉर के नतीजे में दरअसल चाइना जबकि देख रही थी कि हम दरअसल बरतानवी हुकूमत का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सूरत हाल में चीन ने दरअसल बरतानिया के साथ मिलकर एक मुआहिदा साइन किया था जिसे हम लोग ट्रीटी ऑफ नैनकिंग कहते हैं, जो कि 1841 में हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी ये वॉर जारी ही रही थी और मतलब चाइना को इस बात का इल्म हो चुका था कि वो दरअसल ब्रिटिश के मुकाबलतन बहुत कमज़ोर है, तो मजबूरतन चाइना ने दरअसल ब्रिटिश के साथ ये मुआहिदा किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुपीरियॉरिटी का अंदाज़ा हो चुका था। तो इस ट्रीटी ऑफ नैनकिंग के द्वारा से चाइना ने बहुत कुछ बोल सकते हैं कि बहुत कुछ ऐसे रिसोर्सेज को ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया था, जैसे कई सारे कैंटन, जैसे कई सारे बंदरगाहों को दरअसल ब्रिटिशर्स के लिए टैक्स फ्री कर दिया था और इस तरीके से और बहुत सारे जैसे बंदरगाहें थी जिन्हें ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था फ्री तरीके से तिजारत करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहमति और ब्रिटिश गवर्नमेंट दरअसल इससे खुश नज़र नहीं आते हैं, तो फिर एक दूसरा मुआहिदा होता है जिसे हम लोग ट्रीटी ऑफ बोग के नाम से जानते हैं, जो कि 1843 में हुआ था। आप लोगों ने अगर सिलेबस पढ़ा होगा तो उसमें आपको डिटेल में बातें समझाई गई होंगी। तो पहला फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद दरअसल ट्रीटी ऑफ नैनकिंग 1841 एंड देन ट्रीटी ऑफ बोग जो कि 1843 में हुआ था। अब जब पहला ओपियम वॉर खत्म हो गया था तो फिर हम लोग को एक और ओपियम वॉर देखने को मिला था जिसे हम लोग सेकेंड ओपियम वॉर के नाम से जानते हैं, जो कि 1856 से लेकर 1860 तक हुआ था। इस वॉर के दरमियान भी दरअसल चाइना ने फिर से एक बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा किया जिसको पहले हम लोग जानते हैं ट्रीटी ऑफ तिनचिन के नाम से, जो कि 1856 में हुआ था, यानी जिस साल ये वॉर स्टार्ट हुआ था उसी साल। लेकिन इसके बावजूद भी ये जंग नहीं रुकती है और ये जंग आगे बरकरार रहती हैं। तो नतीजतन चाइना फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ
दूसरा मुआहिदा करता है जिसे हम लोग पीकिंग कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, जो कि 1860 के आसपास या 1860 ईस्वी में हुआ था। ये सारा क्या था सर? तो ये सारा कुछ ऐसा मुआहिदा था जिस मुआहिदे के वजह कर दरअसल चीन को बहुत सारे राइट्स या बहुत सारे ऐसे चीज़ें देनी पड़ी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट दरअसल चाइना के साथ वॉर को रोक दे। इसलिए दरअसल चाइना ने बहुत कुछ मुआवजा की शक्ल में इस ट्रीटी के सूरत में चीन ने दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया था। तो इसे ही हम लोग दरअसल अनइक्वल ट्रीटीज के नाम से जानते हैं। नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द इंडियन एंड द चाइनीज एक्सपीरियंसेस। अब ऊपर में जो मैंने आपको बताया इंडिया के केस नंबर 1 और दूसरा चाइना के केस नंबर 1, इन दोनों के कंपैरेटिव स्टडी किया गया है, जो कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपके नहीं पूछे जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस, जिसके बारे हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया, ऑल थीम्स जिसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 आता है, जिस पार्ट नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, यानी इस चैप्टर से काउंसिल ने अब तक कितने क्वेश्चंस पूछे हैं उन तमाम क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में देखेंगे, और आपके एग्जाम 2025 में कौन से क्वेश्चन आएंगे उसे हम लोग इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस सिलेबस के जरिए एनालिसिस करते हुए प्रूव करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, नंबर 1 पार्ट से केस स्टडी इंडिया से दरअसल 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका देखो लिखा हुआ है, कंपेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। नंबर 2, कंपेयर द इम्पैक्ट और कंपेयर बिटवीन द इम्पैक्ट ऑफ बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। नंबर 2, ये 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, यानी कि इम्पैक्ट बोलो या फिर बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब नतीजा क्या हुआ था इन दोनों का। तो आपको उन दोनों को कंपेयर करते हुए अपने आंसर्स को कंक्लूड करना है। नंबर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि आप लोग देखते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रीफली डिस्कस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आने के बाद रेवेन्यू कलेक्शन के निज़ाम को अपने हाथ में लेने के बाद इन्होंने दरअसल लैंड के रेवेन्यू के कलेक्शन के सिस्टम में कुछ रिफॉर्म लाया था। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 5 ईयर सेटलमेंट, 10 ईयर सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट। दिस वॉज ऑल द सेटलमेंट। आपको यहाँ पे शॉर्टली और ब्रीफली डिस्कस करना है तमाम सेटलमेंट के बारे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो तो जैसे कि देख पा रहे हो, राइट द मेन प्रोविजंस ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ परमानेंट सेटलमेंट के बारे स्पेसिफिकली आपको डिस्कस करना है और किसी रेवेन्यू रिफॉर्म के बारे आपको डिस्कस नहीं करनी है। नेक्स्ट बात करें इफेक्ट एंड काउजेज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन द काउजेज एंड इफेक्ट ऑफ द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तो आने के बाद जब उन लोगों ने पूरे तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था, तो यहाँ पे जितने भी सनतें थी, जितने भी इंडस्ट्रीज थी, उन तमाम इंडस्ट्रीज को इन लोगों ने डी इंडस्ट्रियलाइज किया था, ताकि इन तमाम यहाँ के रिसोर्सेज और यहाँ के रॉ मटेरियल को बरतानिया ले जाया जा सके और वहाँ पे सामान को तैयार कर कर हिंदुस्तान में दोबारा से लाकर इसे 2 गुना दाम पे बेचा जाए। तो इसलिए यहाँ के वसाइल यानी यहाँ के रॉ मटेरियल्स को बरतानिया ले जाने के खातिर यहाँ के इंडस्ट्रीज को तबाह करना इनका पहला और असल मकसद था। नंबर 2 की बात करें, व्हाट इज द काउजेज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, क्या था वो काउजेज एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। सेम क्वेश्चन ही पूछा गया है 2018 और 2020 में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो देख पा रहे हो कि डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड इंपैक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दरअसल इंडिया में रेलवे को भी इंट्रोड्यूस किया था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा टॉपिक ऑन सिलेबस तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट दरअसल सबसे पहली मरतबा 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद दरअसल बरतानवी हुकूमत का ये था कि यहाँ से रॉ मटेरियल को आसानी के साथ जल्दी से वहाँ यानी बरतानिया पहुँचाया जा सके और वहाँ पर तैयार शुदा सामान को दरअसल आसानी के साथ इंडिया दोबारा से लाकर इसे ज़्यादा दामों में बेचा जा सके। इसके साथ साथ दरअसल अगर इमरजेंसी की सूरत हाल आती है तो बरतानिया से दरअसल इंडिया में फौज की इंपोर्ट भी करवाया जा सके। इस मकसद से दरअसल इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट बात करें अगर केस स्टडी बी की चाइना के, तो चाइना के केस में देखो चाइना में किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। व्हाट वर द चीफ फीचर्स ऑफ द कैंटोन ट्रेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कैंटोन एक बंदरगाह था जहां से चीन के साथ दरअसल दूसरे बैरूनी ममालिक तिजारत करने के लिए आया करते थे। तो क्या उसका फीचर था उसे आपको डिस्कस करना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई दफ़ा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो 2015 एंड 17 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड व्हाई डिड इट डिक्लाइन, और ये क्यों ये डिक्लाइन हो गया था। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट वर द सेलेंट
फीचर्स ऑफ कैंटन ट्रेड एंड व्हाई डिड इट डिक्लाइन, व्हाट वर द चीफ फीचर्स ऑफ कैंटन ट्रेड 2015, 17, 19, 24। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चूंकि 24 में आ चुका है तो शायद आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक ही पैटर्न में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है इससे। अनइक्वल ट्रीटीज की बात करें तो मैंने जैसे कि आप लोगों को अभी 4 ट्रीटीज के बारे में बताया, ट्रीटी ऑफ नैनकिंग 1841, ट्रीटी ऑफ बोग 1843, ट्रीटी ऑफ तिनचिन जिसको हम लोग 1856 में साइन किया गया था, और पीकिंग कन्वेंशन जो कि 1860 में साइन हुआ था। इन चारों अनइक्वल ट्रीटीज के बारे में आपको शॉर्टली डिस्कस करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है ट्रीटी ऑफ नैनकिंग एंड ट्रीटी ऑफ तिनचिन के बारे, डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ नैनकिंग एंड ट्रीटी ऑफ तिनचिन। मतलब इन दोनों के बारे शॉर्ट में डिस्कस करना है, चारों ट्रीटीज के बारे में आपको डिस्कस नहीं करना। ये क्वेश्चन भी 2018 एंड 2023 में पूछे गए हैं। अब इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन करें कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि बोर्ड एक फिक्स पैटर्न एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछता है, इससे अब तक क्वेश्चन बाहर नहीं गए हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस में अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो अच्छे से तो आपके एग्जाम में 100% इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स के जरिए आपको ये बात साबित कर दिया। पहला क्वेश्चन नंबर 1, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट अनइक्वल ट्रीटीज इम्पोज्ड ऑन चाइना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। अगर अलग से ट्रीटी ऑफ नैनकिंग एंड ट्रीटी ऑफ तिनचिन पूछता है तो आप इसी के तैयार अगर कर लेते हो तो दोनों काम आपका हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम ही देखने को मिलता है। नंबर 3 की बात करें, ब्रीफली डिस्कस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन कॉलोनियल इंडिया। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कॉलोनियल इंडिया में यानी इंडिया के अंदर बहुत सारे रेवेन्यू सिस्टम लाया था उसके बारे में डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड इंपैक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। एक्सप्लेन द काउज ऑफ द इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया। यानी नंबर 1 एंड 2 एक ही क्वेश्चन है। नंबर 3 एंड नंबर 4 ये 3 क्वेश्चन को अगर आप ढंग से कर लेते हो प्रिपेयर और समझ लेते हो रटने के बजाय, तो आसानी के साथ आप इस समझे हुए क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में आंसर कर पाओगे। इस तरीके से ये चैप्टर 3 का पूरा निचोड़ रहा। इसमें हम लोगों ने अच्छे से चैप्टर 3 को कवर अप कर लिया। और अगर इस तरीके से आप दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियो को चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड वीडियोज़ में कमेंट करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस में लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो। इससे हम लोगों को काम करने में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, और अगर सब्सक्राइबर तेज़ी के साथ आप लोग बढ़ाते हो तो हम लोग जल्द से जल्द आपके लिए तरह तरह के वीडियोज़ लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो से पूरा फ़ायदा उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।